नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 सामान्य ज्ञान का 5वां पार्ट आपके सामने आज हम लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हमने आपको 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन्होंने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो अगर बात करें संवैधानिक सलाहकार की तो ये थे बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी.एन. राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और अगर बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की तो भारतीय जो संविधान था उसके सर्वप्रथम जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये महाभियोग क्या होता है। तो अगर बात करें निर्वाचन की प्रक्रिया और महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, ये दोनों चीज़ें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और अगर बात करें ये किस अनुच्छेद में आता है महाभियोग, तो ये जो है आता है भाग 5 में और अनुच्छेद है आपका 61। इसके अंतर्गत आता है महाभियोग और राष्ट्रपति पर जो है ये महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। और इसकी सूचना जो है कम से कम जो है 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको आयु बतानी है कि कितनी आयु होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष से जो है यहाँ पर 21 वर्ष हो या फिर इससे अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों की जो आय का स्रोत होता है वो कौन सा है। आयकर है, व्यवसायिक कर है, बिक्री कर है या फिर लेवी शुल्क? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यवसायिक कर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक कर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो पहले यहाँ पर सूची 1 में दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित होगा अकबर से। तो ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पर ये मिलान हो जाएगा। और बिलग्राम का युद्ध फिर दिया गया है, तो बिलग्राम का युद्ध ये आपका संबंधित हो जाएगा हुमायूं से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 पर दिया है इससे संबंधित हो जाएगा। फिर है खुसरो का विद्रोह, तो ये संबंधित हो जाएगा 4 यानी कि जहांगीर से। और बचा जो आपका खानवा का युद्ध ये संबंधित हो जाएगा बाबर से। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये हुआ था 1576 ईस्वी में, और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1540 ईस्वी में। और वहीं अगर बात करें खुसरो का विद्रोह तो ये 1606 में हुआ, और खानवा का युद्ध जो हुआ ये हुआ था 1527 में। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला की यहाँ पर बताना है जो मुगल शैली थी इसको किसने आरंभ किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर हुमायूं ने? तो ये किया था प्रारंभ हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है
निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जौनपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में या फिर गाजीपुर में? तो ये की गई थी बलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि किन किरणों से जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है? तो ये करती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपको मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल भी है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले यहाँ पर सूची में दिया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं दुग्ध उत्पादन। तो ये तो सभी को पता होगा, श्वेत क्रांति से इसका संबंध होता है, यानी कि बी का हो जाएगा तीसरा। तो बी का आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं तीसरा किस में है, तो ये है आपका पहले ही ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा है, और तो किसी में है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी जो है संत की जो है दरगाह पर अकबर अधिकतर जाया करते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये जाया करते थे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1141 ईस्वी में। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो ये है आपकी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो नया नाम है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका करंट से लिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे व्यस्त जो महासागरीय मार्ग है वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये सर्वाधिक व्यस्त महासागर की सूची में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो आपको बताना है कि किस अधिवेशन में यह कथन यहाँ पर बोला गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ये कहा गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इससे पहले किसने बोला था, तो इससे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग जो है प्रस्तुत की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जो बाल्टी है वो पानी की सतह से जो है ऊपर भारी हो गई है। तो एक उदाहरण से आपको हम इसे समझाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसको जब हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो हमें उस पर जो है नीचे की ओर एक बल लगाना पड़ता है। और जैसे ही हम उसको बल लगाते हैं तो वो जो है पानी के अंदर जाने लगता है।
और पानी के अंदर किसी गहराई पर ले जाकर जब हम उस पर बल हटा देते हैं तो वो जो है लकड़ी का टुकड़ा स्वतः ही यानी कि अपने आप ही ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यह प्रतीत होता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर जो है ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और इसी बल को जो है यहाँ पर आर्किमिडीज सिद्धांत ने जो है प्लवन के नियम के अनुसार बताया है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर किसे नापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उच्च तापमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा इसको परावर्तित किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये परावर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आइनोस्फीयर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर आपको डेट बतानी है कि कब जो है चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो ये जो है सभी को पता होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, श्री वाई रेड्डी, श्री अरविंद पनघड़िया, श्री रघुराम राजन या फिर श्री एन.के. सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन.के. सिंह। और 15वें जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना है? तो 2021-22 से लेकर ये कार्यकाल चलेगा 2025-26 तक। कब तक चलेगा? 2025-26 तक। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इनको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको कालानुक्रम के अनुसार ये 3 घटनाएं जो आपकी दी गई हैं इनको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा कब आया था? तो ये आया था आपका 1971 में, 1971 में। दूसरा दिया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जो है 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था आपका 1969 में, ये भी आपको पता होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1966-67 में। तो यहाँ पर अब आप इसे जो है कालानुक्रम के अनुसार लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1966-67 यानी कि हरित क्रांति, यानी कि तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद आएगा आपका 66-67 के बाद आएगा आपका 69 यानी कि जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आएगा आपका पहला ऑप्शन यानी कि गरीबी हटाओ 1971। तो 3, 2, 1 ये किस ऑप्शन में है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो ये जो है कहा जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को मिलाकर ये कहलाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के स्थानापन्नों की संख्या अधिक है तो इस वस्तु की मांग होगी। तो कैसी मांग होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कम लोचदार, इसकी मांग जो है कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी भौतिकी के इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपको बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये कार्य करती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन करता है ये आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर बात करें राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं तो इस पर जो निर्णय करती है वो करती है सुप्रीम कोर्ट यानी कि
सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है यहाँ पर करंट से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें जो है नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर इसको शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।